टुडे आई विल कंटिन्यू फ्रॉम लिटरेरी सोर्सेज। पिछले कर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो साहित्यिक स्रोत, जो भी कुछ हमें पुरानी सामग्री लिखी हुई मिली है, कुछ भी लिखा हुआ मटेरियल मिला है, उसको हम लिटरेरी सोर्सेज के नाम से जानते हैं। आसानी के लिए याद रखने के लिए हम इसे 3 भागों में बांटते हैं: धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। धार्मिक साहित्य, जो भी धर्म के आधार पर कुछ पुस्तकें ग्रंथ लिखे गए हैं, उसे हम धार्मिक साहित्य में रखते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जिससे धर्म का कोई भी वास्ता नहीं है, या तो ये राजा के आश्रय में लिखे गए हैं या उनकी बड़ाई करने के लिए लिखे गए हैं। तो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, जो भी विदेशी यात्री भारत आए थे, जो कुछ उन्होंने अपनी यात्रा का वृत्तांत अपनी किताबों में लिखा है, हम उनसे अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में जो सहायता करते हैं, उनसे हम विदेशी यात्रियों के विवरण के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आता है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी 3 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण साहित्य, जो हिंदुओं ने लिखे थे; बौद्ध साहित्य, जो बौद्ध धर्म के विषय में लिखे गए थे; जैन साहित्य, जो जैनियों ने लिखे थे। पहले हम डिस्कस करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहले आते हैं वेद। एज यू नो, वेद 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है। संभवतः इसकी रचना 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी। जिस टाइम वेदों की रचना हुई, उस टाइम जो भारत में आर्य रहा करते थे, तो उसमें आर्य के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें मिलती है। इसमें आर्यों के राज्य, आर्यों के प्रशासन और ग्रामीण व्यवस्था, स्त्रियों की दशा, वर्ण व्यवस्था का पता चलता है। पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। इसमें विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, भगवत पुराण आदि प्रमुख है। पुराणों से हमें अनेक राजाओं, राजवंशों और उनकी स्थितियों के बारे में पता चलता है। जैसे मौर्य वंश, शुंग वंश और गुप्त वंश के बारे में हमें पुराणों से बहुत अधिक जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ पुराणों से हमें विदेशियों के बारे में, हूण, यवंशक, अभीर आदि के बारे में भी पुराणों से पता चलता है। तो नंबर 3 पे आते हैं उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 108 है, परंतु इसमें 11 ईशकेन, कठ, मांडुक्य, तैत्तरीय, छांदोग्य आदि प्रमुख है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो हमें धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो इससे हमें आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीति का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। सो नंबर 4 पे आते हैं महाकाव्य। महाकाव्य में रामायण और महाभारत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ भी माना जाता है। इसमें जो श्लोक है वो 1 लाख से अधिक है। उस टाइम जो राज्य थे वो गणतंत्र और राजतंत्र दोनों हुआ करते थे। तो दोनों में ही युद्ध के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो हम कह सकते थे कि उस टाइम के जो राजा थे वो युद्ध प्रिय हुआ करते थे। उस टाइम वीर रस बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में था। और रामायण और महाभारत से हमें स्त्रियों की दशा के बारे में और उन्हें अपने पति को चुनने का अधिकार था, और दासों के बारे में और उनके खेल के बारे में भी पता चलता है। नंबर 5 पे आती है स्मृतियाँ। स्मृतियाँ लौकिक साहित्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी इसमें लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। स्मृतियों में मनुस्मृति और नारद स्मृति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्मृतियों में आर्यों के बारे में लिखा गया है, वहाँ की दंड व्यवस्था के बारे में लिखा गया है, उन राजा के प्रशासन के बारे में बहुत कुछ हमें पता चलता है। और स्मृतियों की आगे टीकाएँ भी बनाई गई है, जो गुप्त काल के पश्चात ही लिखी गई थी। सो अब हम बात करेंगे बौद्ध ग्रंथ के बारे में। बौद्ध ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें बौद्ध ग्रंथों से बौद्ध धर्म के बारे में तो जानकारी प्राप्त होती है, परंतु ऐतिहासिक घटनाओं का भी उसमें वर्णन किया गया है। सो हम अपने भारत के इतिहास को जानने में वो बहुत ज़्यादा हमारी सहायता करते हैं। साहित्य में सबसे पहले आते हैं त्रिपिटक, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक शामिल है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के आदेशों का वर्णन किया गया है। पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया है। पिटक से हमें बौद्ध धर्म के बारे में तो जानकारी मिलती है, परंतु तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी हमें त्रिपिटकों से पता चलता है। सो नंबर 2 पे आती है जातक कथाएं। जातक कथाओं की संख्या 549 है। इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। जातक कथाओं से हमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईस्वी तक के समाज के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, राजनीति के बारे में पता चलता है। 3 पे आते हैं महावंश और दीपवंश। यह बौद्ध ग्रंथ है। इनकी रचना 5वीं शताब्दी में श्रीलंका में हुई थी। इनसे हमें श्रीलंका के शासकों के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का पता चलता है। भारतीय शासकों का भी इसमें जिक्र हुआ है। पे आते हैं कथावस्तु। इसकी रचना बौद्ध की 3री महासभा में हुई थी। इसके रचयिता मोगलीपुति थे और कथावस्तु से हमें अशोक के धर्म के बारे में पता चलता है
और बौद्ध धर्म के साथ साथ अशोक के समकालीन राजाओं के बारे में भी इसमें जिक्र हुआ है। सो अब बारी है महाविवास की। इसकी रचना वसुमित्र ने की थी। इससे हमें कनिष्क काल के बारे में पता चलता है। तो अब बात करते हैं ललित विस्तार की। इसकी रचना नेपाल में 2री या 3री शताब्दी के बीच में हुई थी। अब बात करते हैं मलिन पन्नों की। मलिन पन्नों में यूनानी शासक मेनांडर और नागसेन की वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इसके अलावा बहुत साहित्य में अश्वघोष की रचनाएं, सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें कनिष्क काल के बारे में जानकारी मिलती है। सो ये बात हो गई बहुत साहित्य के बारे में। अब जैन साहित्य को हम डिस्कस करेंगे। तो पर जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के 12 अंग ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इससे हमें जैन धर्म के बारे में तो पता चलता ही है, परंतु साथ ही साथ तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीति का पता हमें चलता है। सो कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखा था और भद्रबाहु चरित्र भी भद्रबाहु ने लिखा था। इससे हमें जैन साहित्य के बारे में पता चलता है और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी इसमें जानकारी हमें मिलती है। उससे आता है परिशिष्ट पर्व। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी, हेमचंद ने की थी। यह भी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अब हम करेंगे निरपेक्ष साहित्य या गैर धार्मिक साहित्य, जिसमें सबसे पहले आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमें मौर्य काल की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र के 15 भाग हैं और इसके रचयिता कौटिल्य या चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। इसमें अर्थशास्त्र में उन्होंने राजा के आदर्श, राजा के बारे में, शासन प्रबंध, दंड व्यवस्था, सैनिक प्रबंध और प्रांतीय प्रबंध, सभी के बारे में अर्थशास्त्र में उन्होंने जानकारी दी है। शास्त्र बेसिकली प्राचीन भारतीय की राजनीति पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। यह अष्टाध्यायी, जिसकी रचना पर्णी ने की थी, और अष्टाध्यायी से हमें मौर्य काल के पूर्व की जानकारी मिलती है। इसमें जनपदों के विषय में चर्चा हुई है। फिर आता है महाभाष्य, जिसकी रचना पतंजलि ने की थी। इस यह पतंजलि में शुंग वंश के बारे में, पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी हमें मिलती है। उस महाभाष्य से हमें पुष्यमित्र शुंग के राज्य, उसकी राजनीति, उसके समाज और स्त्रियों की दशा के बारे में हमें वर्णन मिलता है। फिर आता है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र की रचना बाण ने की थी, जो कि हर्ष का राजकवि था। हर्षचरित्र से हमें प्रयाग और कन्नौज के स्वभाव के बारे में पता चलता है। हर्ष के विलासी जीवन के बारे में पता चलता है। लोगों के आचार व्यवहार और राज्य प्रबंध के बारे में हमें हर्षचरित्र से जानकारी मिलती है। हर्षचरित्र के बाद आती है राजतिरंगिणी। राजतिरंगिणी की रचना कश्मीर के विद्वान कल्हण ने की थी। पुस्तक से हमें कश्मीर के राजाओं के बारे में, वहाँ की स्थिति के बारे में पता चलता है। उसके बाद आता है संगम साहित्य। संगम साहित्य बेसिकली दक्षिण भारत का साहित्य है। संगम यानी जो दक्षिण भारत के कुछ कवि होते थे, वो इकट्ठे मिलकर कुछ रचना किया करते थे, उसको हम संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। बेसिकली दक्षिण भारत में पांड्यों के आश्रय में 3 संगम हुए हैं। पहले संगम की हमें कोई भी पुस्तक नहीं मिली है। तीसरे संगम की हमें कुछ पुस्तकें मिली है। दूसरे संगम की लोलकपियम और तीसरे संगम की जीविका और चिंतामणि नामक ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं। साहित्य से हमें 5000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व के बीच की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसमें दक्षिण भारत के राज्यों, उनके राजा और राजवंशों, उनकी स्थिति, धार्मिक स्थिति, स्त्रियों की दशा, इन सभी का वर्णन संगम साहित्य से हमें मिलता है। हम डिस्कस करेंगे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। विदेशी यात्री जब भारत आए, उन्होंने अपनी यात्रा का वृत्तांत अपनी पुस्तकों में लिखा। यहाँ के लोगों के बारे में लिखा, यहाँ के राज्य प्रबंध के बारे में लिखा। मैक्सनिस चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। यह यूनानी राजदूत था। इसने अपनी यात्रा का वृत्तांत अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। इंडिका अभी अप्राप्य है, परंतु उसके कुछ अंश हमें यूनानी लेखकों की किताबों से मिलते हैं, तो हम उसी से पता कर सकते हैं कि उन्होंने भारत यात्रा के बारे में अपनी पुस्तक में क्या लिखा था। तो मैक्सनिस ने इंडिका में राजा के बारे में, राजा के आदर्शों के बारे में, राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में, यहाँ के सैनिक प्रबंध के बारे में और प्रशासन के बारे में बहुत कुछ उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है, जिससे हमें अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी इंडिका से मिलती है। नंबर 2 पे आते हैं फायान। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे और उन्होंने अपनी पुस्तक फोकोकी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन प्रबंध और यहाँ के लोगों के बारे में लिखा, यहाँ की धार्मिक स्थिति, यहाँ की राजनीतिक आर्थिक स्थिति के बारे में लिखा है। फिर नंबर 3 पे आते हैं ह्यूनसांग। ह्यूनसांग हर्ष के काल में भारत आए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक सियूकी में हर्ष के शासनकाल के साथ साथ जहाँ जहाँ से भारत के जिन राज्यों से वो गुजरे, उन सभी का वर्णन ह्यूनसांग ने अपनी पुस्तक सियूकी में किया है।
इसके साथ साथ कई और विदेशी यात्री भारत आए थे, जैसे तिब्बती से तारानाथ और हेरोडोटस और स्ट्रैबो। उन्होंने भी अपनी पुस्तकों में भारत के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया है, जिससे हम अपने इतिहास को जानने में सक्षम हुए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।